तो अगर आप हर महीने फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरीके से आपकी जो फाइनेंसेस है आप उनको लाइन पे लेके आओ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट बजटिंग टिप्स देखने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो और हाल ही में आपने शुरू किया है, आपका कोई भी जॉब है या फिर अगर आपने बिजनेस शुरू किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है ताकि आपके जो मंथली इनकम और एक्सपेंसेस है किस तरीके से आप उनको मैनेज कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो यानी कि 5 साल या फिर 10 साल या फिर 20 साल हो गए आपको काम करते हुए, लेकिन फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो पर्सनल फाइनेंस की स्टेबिलिटी है आप उसको कंटिन्यू रख सको। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी जो मंथली इनकम है आपको उसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम है यानी कि महीने का समझो, अगर आपका जो इनकम है वो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए हो सकता है या फिर 50,000 रुपए हो सकता है, तो ये इनकम आपकी कितनी है ये जानिए सारे इनकम स्ट्रीम्स से। यानी कि अगर आपकी जो सैलरी इनकम है आप उसको भी कंसिडर कीजिए, साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें से आपको कितना इनकम आ रही है हर महीने के हिसाब से उसको भी आप ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद आपको नेट इनकम कैलकुलेट करने की जरूरत है, यानी कि जो भी टोटल इनकम है उस पे आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा प्रोफेशनल टैक्स होता है या फिर ऐसे कोई डिडक्शंस होते हैं जो कि आपको माइनस करने की जरूरत है, जिसके बाद आपको नेट इनकम मिलेगा। अब दोस्तों नेट इनकम का मतलब ये है कि जो भी आपकी सैलरी आती है आपके बैंक अकाउंट में उसको हम नेट इनकम कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपको आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों एक्सपेंसेस यानी कि जो घर के खर्चे हैं वो आपको माइनस करना होगा। तो सबसे पहले आपको एक्सपेंसेस समझने के लिए यहाँ पे रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो यानी कि हर महीने आप जो रेंट पे करते हो आपके लैंडलॉर्ड को, तो वो अमाउंट आपको एज अ एक्सपेंस मेंशन करना होगा। इसके अलावा और क्या रिकरिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि लाइट का बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है या फिर वाटर बिल होता है, या फिर कोई अगर मेंटेनेंस चार्जेस आप पे कर रहे हो आपके घर में रहने के लिए, तो वो वाले जो एक्सपेंसेस है उसको भी आपको कंसिडर करना होगा। इसके बाद आपके आते हैं नीड्स वर्सेस वांट्स, यानी कि अगर आप बाहर चीजें खरीदने जाते हो तो आप ये देखिए कि जो चीज आप खरीद रहे हो क्या आपको उसकी जरूरत है या नहीं। तो दोस्तों हम नीड्स को कहते हैं जरूरत। तो बेसिकली जो भी चीज़ें हम अपनी ज़रूरत को फलफिल करने के लिए खरीदते हैं उसे हम नीड्स कह सकते हैं, जैसे कि घर का राशन हो गया या फिर और कोई वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स हो गए। तो दोस्तों ये तो नीड्स हैं हमारे, तो इसको हम नीड्स के एक्सपेंसेस हैं उसमें कंसिडर करेंगे। और फिर जो वांट्स होता है वो थोड़े से हमारी लग्जरियस जो लाइफस्टाइल है उसको फलफिल करने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों वांट्स में क्या आएगा कि समझो आपको दिख रहा है कि आईफोन ने अपना नया मॉडल जो है उसको लॉन्च किया है और आपको नया आईफोन खरीदना है, तो दोस्तों ये वांट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोबाइल चल रहा है फिर भी आपको चाहत होती है उसे हम वांट्स कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीड्स वर्सेस वांट्स को समझने की जरूरत है और जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि क्या वो नीड है या फिर वांट्स हैं। अब इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है कि आपकी जो भी इनकम है यानी कि मंथली इनकम है उससे कम आपके मंथली एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि हर महीने अगर आपके घर के खर्चे जो हैं वो इनकम से बढ़ रहे हैं यानी कि इनकम से ज़्यादा है, तो हमेशा आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खतरे में रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके घर के खर्चे हैं वो हमेशा इनकम से कम ही होने चाहिए। हो सकता है कि 1-2 महीने जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से बढ़ जाएं, लेकिन पूरे साल में ऑन एवरेज अगर आप देखो तो इनकम से कम आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपए भी है तो भी आप खुश रह सकते हो कंपेयर टू दूसरा इंसान जिसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है। हो सकता है कि जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है उसके खर्चे जो है 1.5 लाख या फिर 2 लाख के ऊपर जा रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे उसको अपने जो रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं उससे पैसे मांगने की जरूरत पड़ रही है उनके जो नीड्स हैं उनको फलफिल करने के लिए। तो दोस्तों आपको ऐसा टाइम नहीं आने देना चाहिए। अगर आप 10,000
10,000 रुपए भी कमा रहे हो तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं अगर समझो 4,000 या फिर 5,000 में ही फुलफिल हो रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे सिचुएशन में हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी है, लेकिन आप उस इनकम से आपके जो एक्सपेंसेस है उसको कैसे हैंडल करते हो और जो बचा हुआ इनकम है आप उसको कैसे सेव या फिर इन्वेस्ट करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो इनकम और एक्सपेंसेस को समझने के बाद आपको यहाँ पे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको सेट करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या आता है, जैसे कि 6 महीने बाद अगर आपको नया फ़ोन खरीदना है तो आप सिंपली रिकरिंग डिपॉजिट को ओपन कर सकते हो। अब रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने जो है आपके सेविंग अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो डेबिट होगा और रिकरिंग डिपॉजिट में सेव होगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट भी मिलता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट कैसे काम करता है और इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो कि आप चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप फिक्स डिपॉजिट को भी ओपन कर सकते हो 6 महीने या फिर 1 साल के लिए, आपके जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, जैसे कि अगर आपको नया घर खरीदना है या फिर 10 साल के बाद रिटायर होना है, तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से या तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि 15 साल का सेविंग स्कीम होता है, आप उसको ओपन कर सकते हो, या फिर एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। तो ये स्कीम्स आपको जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है उनको अचीव करने में मदद करेगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 3 साल में आपको ये चीज़ अचीव करनी है कि 5 साल में आपको ये चीज़ अचीव करनी है, और उसी के हिसाब से आपका हर महीने के हिसाब से जो सेविंग होता है या फिर इन्वेस्टमेंट होता है वो आप सेट कर सकते हो एसआईपी के द्वारा या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के द्वारा। डिपेंड करता है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। और फिर दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपने गोल्स को सेट किया, आपका एक बजट होना चाहिए जिसके हिसाब से आप हर महीने के हिसाब से या तो ज़ीरो बेस्ड बजट को फॉलो कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी मंथली इनकम है उसमें से आप एक्सपेंसेस को निकाल रहे हो और फिर जो बचा हुआ अमाउंट है आप उसको सेविंग्स में या फिर इन्वेस्टमेंट्स में डाल रहे हो, जिसकी मदद से ये दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद आपके पास एंड में ज़ीरो का अमाउंट जो है वो रहता है। तो इसे हम कहते हैं ज़ीरो बेस्ड बजट। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज्ड वे हम ये कर सकते हैं कि आपकी जो इनकम है सबसे पहले आप उसमें से सेविंग्स या फिर इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जो बचा हुआ अमाउंट है आप सिर्फ उतना ही अमाउंट एज अ एक्सपेंस को यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपके जो एक्सपेंसेस है आप उनको कम भी कर सकते हो। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो जो हमारे घर के खर्चे हैं दोस्तों वो हम अननेसेसरीली बढ़ा ही लेते हैं। तो मैं खुद की ही बात करता हूँ, तो जब भी मैं डी मार्ट जाता हूँ ग्रोसरीज खरीदने या फिर कुछ भी खरीदने के लिए, तो दोस्तों वहाँ पे जब मुझे पता है कि 5 आइटम्स मुझे लाने हैं, लेकिन डी मार्ट या फिर और कोई सुपर स्टोर में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई जाती हैं, इस तरीके से मार्केट किया जाता है कि जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उन चीज़ों को खरीद के लेके आते हो अपने घर में। तो दोस्तों इस चीज़ को हम कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, ताकि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल में रहें। क्योंकि दोस्तों अगर हम हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसको कंट्रोल में नहीं रखते, यानी कि वो ऊपर ही जाता है हर महीने के हिसाब से, तो इस पे आपका जो सेविंग्स है उसको इम्पैक्ट होगा दोस्तों। तो अगर आप इनकम में से सबसे पहले एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो सेविंग्स में बहुत ही कम अमाउंट रह सकता है। तो आप जो है इनकम में से सेविंग्स को माइनस कीजिए, यानी कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप पहले कीजिए, ताकि जो बचा हुआ अमाउंट है आप उसको एक्सपेंसेस में एलोकेट कर सको। और फिर दोस्तों इसके बाद हमारे पास 50-30-20 का भी रूल होता है, यानी कि समझो अगर आपकी जो 10,000 रुपये की इनकम है हर महीने के हिसाब से, तो 5,000 रुपये यानी कि 50% उसका आप नीड्स यानी कि जो भी घर के खर्चे हैं जो कि ज़रूरी हैं उनको फुलफिल कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी ग्रोसरीज या फिर वेजिटेबल्स फ्रूट्स आते हैं आप 50% एलोकेट कर सकते हो आपकी मंथली इनकम में से। बचा हुआ जो 30% है आप वॉन्ट्स में स्पेंड कर सकते हो।
तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो हमेशा फ्रूगल रहनी चाहिए, तो 30% ऑफ द इनकम या फिर उससे कम अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आप बॉन्ड्स में जो स्पेंडिंग्स हैं आपकी, वो आप खरीद सकते हो। जैसे कि अगर आपको नई घड़ी खरीदनी है या फिर नया स्मार्टफ़ोन खरीदना है, आप ये देखिए कि आपकी जो इनकम है, क्या वो आपको अलाउ करती है या नहीं उस चीज़ को खरीदने के लिए, और मैक्सिमम ऑफ 30% आप आपकी जो बॉन्ड्स है उसको एलोकेट कर सकते हो। और फिर बचा हुआ जो 20% है, आप उसको सेविंग्स में या फिर डेट रीपेमेंट में, यानी कि अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसको रीपे करने में आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब इसमें भी हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके आप ये जो सेविंग का परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। आपकी जो नीड्स हैं उसमें भी आप कम कर सकते हो, और बॉन्ड्स को तो 0% पे भी ला सकते हो अगर आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो इमरजेंसी फंड है वो आपके पास रहना चाहिए। कम से कम 3 महीने से लेके 6 महीने तक कहा जाता है कि जो भी आपके घर के खर्चे हैं वो या तो आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में सेव करके रखिए या फिर फिक्स डिपॉजिट में सेव करके रखिए। तो दोस्तों यहाँ पे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको पैसों की ज़रूरत है, समझो अगर जैसे कोविड का सिचुएशन आ गया था जहाँ पे कई सारे लोगों ने अपना जो जॉब है वो खो दिया था, तो दोस्तों क्या हुआ था उस टाइम में कि जो भी इमरजेंसी फंड है वही यूज़ में आया था उनके लिए, ताकि वो अपने जो ग्रॉसरीज या फिर वेजिटेबल्स या फिर नीड्स की जो चीज़ें हैं वो खरीद के ला सके अपने घर में। तो दोस्तों इसी पर्पस के लिए इमरजेंसी फंड को बिल्ड किया जाता है। कम से कम 3 से लेके 6 महीने तक का जो पैसा है, आगे आने वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास ऑलरेडी किसी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में आपको सेव करके रखना चाहिए, ताकि आपको इस अमाउंट पे इंटरेस्ट अमाउंट भी मिलते जाए। और फिर दोस्तों इसके बाद आपकी जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है आपको उसको कम करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस है, तो जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स के जो सीरीज़ हैं या फिर मूवीज़ हैं आप उनको ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन हर महीने के हिसाब से आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आपको पे तो करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप नेटफ्लिक्स को नहीं देखते हो तो क्यों ना उसका जो सब्सक्रिप्शन है आप उसको माइनस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप ये सीरीज़ या फिर मूवीज़ अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो तो कोई बात नहीं, आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मैं एनकरेज नहीं कर रहा कि आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसको एटलीस्ट आप माइनस कर सकते हो। इसके अलावा आप जो इम्पल्सिव बाइंग है उसको अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको जो चीज़ें हैं वो सजाई हुई दिखती हैं, तो दोस्तों वो सारी चीज़ों को सजाने का पर्पस यही है कि आपकी जो भी ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उसको ज़रूरत बनाइए और उस चीज़ को खरीदिए। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग, जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। जो चीज़ आपको ज़रूरत है सिर्फ वही चीज़ को आपको खरीदना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद यूज़ कैश वेयर रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी पैसे हैं इन कैश आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए। हमने देखा है कि यूपीआई जैसे कि जी पे या फिर फ़ोन पे हो गया, ये चीज़ें हमारी जो आदत है वो बिगाड़ रही हैं। अब ये कैसे कि किसी भी शॉप में हम जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि क्यूआर कोड का जो स्कैनर है वो वहाँ पे ऑलरेडी है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं हम एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद लेते हैं, और क्योंकि हमें सिंपली कैश ट्रांजैक्शंस नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, हम सिंपली हमारा जो मोबाइल है उसके थ्रू हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत की नहीं है वो भी चीज़ हम ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ हमें फ्री में मिल रही हैं, और इसी के वजह से इम्पल्सिव बाइंग हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। जो भी यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड्स है वो जितना कम से कम हम यूज़ करें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, और जितना ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस हम करेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। समझो हमारी जेब में 1000 रुपये ही है तो सिर्फ हम 1000 रुपये की चीज़ ही खरीद के अपने घर में वापस लौट आएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे फ़ोन में ऑलरेडी बैंक बैलेंस जो है 5000 या फिर 10,000 रुपये का है तो मैं 1500 या फिर 2000 रुपये की चीज़ ले आऊँ, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करके जो मुझे 1 महीने बाद पैसा देना है विदाउट इंटरेस्ट उसकी मदद से मैं ऐसी चीज़ें ले आऊँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमें इम्पल्सिव बाइंग जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों इसके अलावा जो डेट रीपेमेंट है, यानी कि जो लोन का पेमेंट है उसको हमें प्रायोरिटाइज करना होगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोन लेते हो तो उस अमाउंट पे आपको हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट देना होता है। तो जो भी आपका लोन का ईएमआई होता है उसमें से जो इंटरेस्ट पोर्शन है अगर आप हर महीने के हिसाब से टोटल करो
तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट वो बनता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे होम लोन पे आपका इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है आपके हर महीने के ईएमआई के हिसाब से, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि जो लोन का ईएमआई है उसमें से आप किस तरीके से इंटरेस्ट अमाउंट है उसको पे करते हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि जो भी आपका लोन का रीपेमेंट है आप प्री पेमेंट्स भी कर सकते हो आपका जो लोन है उसको टाइम से पहले ख़त्म करने के लिए। जितने लंबे समय के लिए आप लोन को रखोगे उतना ही ज़्यादा का ज़्यादा अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आपकी जेब से जाते रहेगा हर महीने के हिसाब से। और फिर दोस्तों इसके बाद आपका जो सेविंग्स है आपको उसको ऑटोमेट करना चाहिए। जो भी सेविंग्स या फिर इन्वेस्टिंग होती है जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी हमें मदद करता है ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कुछ अमाउंट सेव हो रहा है बिहाइंड द सीन्स ताकि हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव हो सके। तो दोस्तों ये चीज़ हमें मदद करेगी। हमारा जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअली हमें जाके नेट बैंकिंग में या फिर कहीं म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग है वो हैंडल हो जाएगा। और फिर दोस्तों इसके बाद लास्ट में कंटिन्यूसली हमें सीखने की ज़रूरत है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल बुक्स है हमें उसको रीड करना चाहिए। हमें कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए जैसे कि कोरा या फिर रेडिट पे कई सारे फोरम्स होते हैं जहाँ पे कई सारे लोग जो हैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करते हैं। इसके अलावा आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो जहाँ पे हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो दोस्तों ये कंटिन्यूस लर्निंग है जो कि आपको मदद करेगी आपका जो पर्सनल फाइनेंस है उसको स्टेबल रखने के लिए। तो दोस्तों ये रहे हमारे जो टॉप 10 बजटिंग टिप्स है बिगिनर्स के लिए। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपका जो फाइनेंस है वो लाइन पे रहे। दोस्तों इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि जो आपके मंथली एक्सपेंसेस है वो आपके मंथली इनकम से कम होने चाहिए। जितना ज़्यादा आपके जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होने वाला है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इनकम से हमेशा जो एक्सपेंसेस है उसको कम रखिएगा ताकि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं आप उनको आराम से अचीव कर सको। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।